नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में। किस प्रकार से वो क्या परिस्थितियां थीं जिससे भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ये जानने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि ये राष्ट्र क्या होता है। तो राष्ट्र लोगों के ऐसे समुदाय होते हैं या ऐसे समुदाय को कहते हैं जिनमें आपस में जुड़ाव होता है तथा जो समान रीति रिवाज को फॉलो करते हैं और एक ही ऐतिहासिक शक्ति के उपज होते हैं। वहीं पर अगर हम राष्ट्रवाद की बात करें तो अपने देश अपने राष्ट्र से प्रेम की जो भावना होती है उसको हम राष्ट्रवाद कह सकते हैं। इसमें कोई व्यक्ति अन्य आइडेंटिटी जो उसके अन्य पहचान है, जैसे हम हिंदू धर्म के हैं, हम मुस्लिम धर्म के हैं, हम सिख धर्म के हैं, या हम इस क्षेत्र से आते हैं, हम इस जाति के हैं, इन सब पहचान से ऊपर वो अपने देश के पहचान को रखता है। जैसे कि हम कहें कि हम इंडियन हैं। अगर हम इस बात को सर्वोपरि रखते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये एक राष्ट्रवादी भावना है। तो राष्ट्रवाद जो है एक तरीके से लोगों को आपस में जोड़ने वाली बातें होती हैं, अगर आधुनिक समय में इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज हम देखेंगे किस प्रकार से लोगों ने आपस में जुड़ाव की भावना लोगों के अंदर विकसित हुई, उसके पीछे क्या कारण थे। तो हम शुरू करते हैं भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण। पहला अगर हम बात करें तो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। भारत में जो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हुए, दरअसल वो केवल सामाजिक और धार्मिक आंदोलन होते हुए भी वो राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित थे। उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि वो अपने देश से प्रेम करें, अपने संस्कृति पे गर्व महसूस करें। इसमें हमारे समाज सुधारकों ने हमारे समाज में जो व्याप्त कुरीतियां थी उस पर प्रहार किया, तथा जो ईसाई धर्म जो कि यहाँ पर अपना पांव पसार रहा था, लगातार उसके प्रचार के लिए मिशनरियाँ आ रही थी, उसके कमियों को उजागर किया। इसमें राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट जैसे समाज सुधारकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज के माध्यम से, जिसका स्थापना उन्होंने 1828 में किया था, वहीं पर हमारे स्वामी विवेकानंद जी जो थे उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, और जो हमारे दयानंद सरस्वती जी थे उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से जो देश में व्याप्त कुरीतियाँ थी उस पर प्रहार किया, और साथ ही साथ इन्होंने राष्ट्र के लिए भी, देश के लिए भी लोगों को गर्व महसूस हो इस बारे में कहा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है। इसके अलावा उनका एक और वक्तव्य था कि विदेशी राष्ट्र कितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन वो देसी राष्ट्र से अच्छा नहीं हो सकता। वहीं पर एनी बेसेंट ने कहा कि एक स्वतंत्र व्यक्ति ही स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। तो इस प्रकार से इन लोगों ने समाज सुधार के माध्यम से, धार्मिक सुधार के माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावनाओं को विकसित किया कि लोग अपने सभ्यता संस्कृति पे गर्व महसूस कर सकें। अब हम दूसरे कारण को देखते हैं तो दूसरा कारण है समाचार पत्रों एवं साहित्य का प्रभाव। देखिए, उस समय तक हमारे देश में प्रिंटिंग प्रेस बहुत तेज़ी के साथ इसका वो चला, तो इस दौरान कई पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया, जैसे इंडियन मिरर, द हिंदू, मराठा, केसरी। इन सब पत्रिकाओं के माध्यम से अंग्रेजों के अत्याचारों को उजागर किया गया, उन्हें क्रिटिसाइज किया गया, और यहाँ के जो धर्म थे, साहित्य थे, इनका प्रचार प्रसार किया गया। वहीं पर साहित्यकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने आनंद मठ के माध्यम से, वहीं पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने नाटकों के माध्यम से, जैसे कि उन्होंने एक भारत दुर्दशा ये लिखा था, और दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से। तो साहित्यकारों ने और प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर उसके प्रचार प्रसार ने जो है कि
महत्वपूर्ण योगदान दिया लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने में या जागृत करने में। तो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना के उदय के अन्य कारणों को अगर हम देखें तो उसमें है अंग्रेजी शिक्षा तथा विदेशी घटनाओं का प्रभाव। अंग्रेजों ने यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, वो अपने हित के लिए उन्होंने किया कि चलिए हमको सस्ते में क्लर्क ये सब मिल जाएंगे। लेकिन जब यहाँ के लोगों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त हुई, इसके माध्यम से उन्होंने जब पश्चिमी साहित्य को पढ़ा तो वो स्वतंत्रता, समानता, प्रतिनिधित्व जैसे शब्दों को समझने लगे, अपने अधिकारों को समझने लगे। वो समझने लगे कि किस प्रकार से जो है कि हमारा भी कुछ अधिकार है और स्वतंत्रता हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इन सब के अलावा उस दौरान इनके नज़र में इस साहित्य को पढ़ने पर, या हम कह सकते हैं कि इस शिक्षा के माध्यम से उन्हें विदेशों में घटी घटनाओं का भी जो है कि जिक्र मिला। जैसे अमेरिकन क्रांति के बारे में उन्होंने सुना या पता किया, या हम कहते हैं जो फ्रांस की क्रांति थी, जो जर्मनी की क्रांति थी, रसिया की क्रांति थी। इन सब घटनाओं ने इनके ऊपर ज़बरदस्त प्रभाव डाला। इनको भी लगा कि यार हम भी स्वतंत्र हो सकते हैं, हम भी एक राष्ट्र के रूप में आ सकते हैं। इन सब के अलावा उस समय के जो कुछ पश्चिमी साहित्यकार थे, जैसे मॉन्टेस्क्यू, रूसो, गैरिबाल्डी, मैजिनी, इन सब को पढ़ने पर इन लोगों के ऊपर एक ज़बरदस्त छाप छोड़ा है इनके साहित्यों ने। तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा और वहाँ के जो साहित्य थे, इनका अध्ययन भी इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ। राष्ट्रवाद के उदय के अन्य कारणों में देखें तो उनके प्रजाति विभेद की जो नीति थी, इसने भी महत्वपूर्ण काम किया। अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। भारतीय लोग रेल के उस प्रथम श्रेणी में यात्रा नहीं कर सकते थे जिसमें कि यात्रा अंग्रेज कर रहे हों। इन सब के अलावा इनको जो है घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, इन्हें काला कह करके पुकारा जाता था। अंग्रेजी मुकदमों को भारतीय न्यायाधीश नहीं सुन सकता था। इन सब बातों ने यहाँ के लोगों को बहुत प्रभावित किया और इनमें एकता और राष्ट्रीयता की भावना का जो है संचार किया। इनके विभेदों की जो नीति थी, इसने भारतीय लोगों को बहुत आहत किया। राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के अन्य कारणों में देखें तो इसमें एक लॉर्ड लिटन का शासन भी आता है। इनका शासन ऐसा था कि भारतीय लोगों को एक होने पर यहाँ के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। इन्होंने उस दौरान अफगान पे आक्रमण किया, जिससे अंग्रेज़ों को हासिल तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ का बहुत सारा धन जो है नष्ट हुआ और इस धन को भारतीय लोगों से वसूला गया। संजोगी बात, उस दौरान यहाँ पर महामारी आई थी, दुर्भिक्ष आया था और इसी दौरान दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, केवल वहाँ के महारानी को खुश करने के लिए। इसके बाद 1878 की बात है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। इस एक्ट के अनुसार अंग्रेजों का क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता था। कोई भी प्रेस, कोई भी पत्रिका अगर उसका क्रिटिसाइज करती है अंग्रेजों का, तो या तो उस प्रेस को जब्त कर लिया जाता था या तो वहाँ पर ताला लगा दिया जाता था। इसका भारतीयों के अंदर बहुत रोष था। इसके अलावा भारतीय लोगों को उच्च पद न मिले, आईसीएस जैसी नौकरी न मिले, इसलिए आईसीएस की परीक्षा 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी गई। और फिर भी जब भारतीय, जिसे कुछ सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे बड़े लोगों ने इस परीक्षा को पास किया, तो उन्हें वो पद नहीं दिया गया जो अंग्रेजों को दिया गया था। इसी दौरान आर्म्स एक्ट लाया गया। आर्म्स एक्ट एक ऐसी विभेदकारी एक्ट था जिसमें कि भारतीय लोग बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रख सकते थे। ठीक है, हथियार नहीं रख सकते थे बिना लाइसेंस के, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात विभेदकारी नीति ये थी कि अंग्रेज जो है बिना लाइसेंस के हथियार रख सकते थे। तो इन सब घटनाओं ने भारतीय लोगों को एक होने पे मजबूर किया, राष्ट्रीयता की भावना के जागृत करने में मदद किया। राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने में अन्य कारणों में देखें
तो परिवहन एवं संचार के साधनों का विस्तार। जब परिवहन एवं संचार के साधनों का विस्तार हो गया, इसका विकास हुआ, अब रेल, डाक तार, इन सब के माध्यम से उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक लोग आपस में जुड़ सकते थे, आपस में संपर्क साध सकते थे, बात कर सकते थे और एक दूसरे से जुड़ाव महसूस कर सकते थे। विभिन्न मुद्दों पर जो है कि एक दूसरे के साथ आ सकते थे। तो इसने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद के विकास में। अगर हम भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद के विकसित होने का या राष्ट्रीयता की भावना को जागृत होने के अन्य कारणों की बात करें तो एक था ब्रिटिशों की आर्थिक नीति। दरअसल भारतीय बाजार जो थे वो विदेशी सामान से पूरी तरीके से पट गए थे। यहाँ के मार्केट पे उन्होंने कब्जा कर लिया था एक तरीके से। यहाँ के कच्चे मालों को वो सस्ते में खरीदते थे और फिर वहाँ अपने यहाँ कंपनियों में बना करके और फिर भारत ला करके उन्हें जो है कि बेचा करते थे। मशीन से बना सामान थोड़ा सस्ता पड़ता था, इससे यहाँ के सामान मार्केट से बाहर हो गए। भारतीय वस्तु जो यहाँ का फिनिश्ड गुड, कभी ये अच्छे क्वालिटी के जो ये कपड़े होते थे या यहाँ के जो सामान होते थे, इस पे भारी कर लगा दिया गया जिससे कि ये विदेशों में भी मार्केट में टिक न सकें और भारतीय व्यापारी, यहाँ के लोग कंगाल हो गए। इससे लोगों में अंग्रेजों के प्रति एक रोष की भावना थी और लोगों को एक होने में इसने मदद किया। अंग्रेज जो थे यहीं पर व्यापार करके धन कमाते थे, यहीं इन्वेस्ट करते थे, यहीं के लोगों को कर्जा देते थे, ब्याज लेते थे, अन्य तरीकों से विविध प्रकार से वो धन को अपने देश ले जा रहे थे। इस बात का जिक्र दादा भाई नौरोजी जी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में किया है। उन्होंने दिया है इस सिद्धांत को कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों को यहाँ पर रह करके ही लूटा। अगर हम राष्ट्रीयता के भावना के को जागृत होने के अन्य एक कारण की बात करें तो इल्बर्ट बिल 1883 ईस्वी की बात है कि वायसराय के जो कानून के सदस्य थे सीपी इल्बर्ट, उन्होंने 1883 ईस्वी में एक बिल लाया था। मैंने ऊपर जिक्र किया कि जो भारतीय जज थे वो अंग्रेजों से संबंधित मुकदमों को नहीं सुन सकते थे। ये बिल दरअसल इसी के संबंध में लाया गया था कि अंग्रेजों से संबंधित मुकदमों को भी भारतीय जो हैं कि सुन सकते हैं, भारतीय न्यायाधीश जो हैं सुन सकते हैं। लेकिन इस बात का अंग्रेजों ने बहुत जम करके विरोध किया और उनके इस कड़े विरोध को देखते हुए इसमें एक संशोधन किया गया कि भारतीय न्यायाधीश मुकदमों को तो सुन सकते हैं अंग्रेजों से संबंधित, लेकिन इसके लिए अगर अंग्रेज चाहें तो एक ज्यूरी की मांग कर सकते हैं जिसमें आधे से ज्यादा सदस्य जो होंगे अंग्रेज होंगे। इस बात ने भारतीयों को बहुत अपमानित किया और भारतीय लोगों ने इस बात का जम करके विरोध किया और लोगों के अंदर एकता की भावना आई, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ और लोग एक साथ मिल करके अपने देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हुए। इस प्रकार से हमने कुछ बातों को का जिक्र किया जिसके कारण लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से अभी राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे। धन्यवाद।